तो देखिए, जितने भी बच्चे देखिए कक्षा 8 के हैं, जितने भी बच्चे देखिए क्लास 8 में पढ़ते हैं, उनके पास वैसे विज्ञान भारती है। तो देखिए आज है हमारी इसमें अध्याय 6 यानी कि इकाई है 6, जिसका नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। देखिए, बात करेंगे कि कोशिका से अंग तंत्र तक। तो हमें आज देखिए इसमें ये पढ़ना है कि कोशिका है जो हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। तो कोशिका से हम यहाँ पर ये जानेंगे कोशिका से हमारे जो अंग कैसे बने और अंग का एक तंत्र कैसे बना। तंत्र का मतलब आपस में जुड़ना। उससे फिर एक कैसे बनता है? एक प्राणी बनता है। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक ईंट है, जैसे ये है कोई एक ईंट। अगर हम ईंटों को आपस में मिला दें और आपस में मिला करके इन्हें एक सीक्वेंस में लगा दें, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, इससे हम एक आसानी से एक क्या बना सकते हैं? दीवार। ठीक। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? दीवार। ठीक है, दीवार कह सकते हैं मुझे, दीवार। और ये है हमारी क्या? ईंट। अब ये इसे हम कहेंगे एक दीवार। अब इसी प्रकार से अगर हम मान ली 4 दीवार बना ली और 4 दीवार बना करके हमने उसको एक घेरे में बंद कर दिया, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो क्या बन गया? हमारा एक कमरा। तो 4 दीवारों से घिरा हुआ हमारा क्या बन जाता है? एक कमरा। तो मान लीजिए एक तो दीवार हमारी ये बन गई, एक ये बन गई, ठीक है, एक ये बन गई और एक इधर। तो हम यहाँ पर कहते हैं चार चार दीवार बना करके हम एक क्या बना सकते हैं? कमरा। तो हम इसे कह सकते हैं कमरा। अब घर, घर हम उसे कैसे कहेंगे? घर देखिए हम उसे कहेंगे कि घर वो होता है कि घर के अंदर में देख ली हमें देखने के लिए, घर के अंदर देखिए हमें एक कमरा भी मिल जाएगा, घर के अंदर देखने के लिए हमें रसोई भी मिल जाएगी, घर के अंदर देखने के लिए हमको एक बाथरूम भी मिल जाएगा। ठीक। और घर में बैठने के लिए देखिए हमें एक बरामदा वगैरह या हमें लॉबी भी मिल जाएगी देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? घर। तो इन सारी चीज़ों का मिला जुला क्या होता है? एक घर। ठीक। उसी कंसेप्ट को यहाँ पर लगाइए जो हमारी किताब ने दे रखा है। मान लीजिए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। ये है कोशिका। ठीक है, इसे हम कहते हैं कोशिका। अब बहुत सारी कोशिकाएं, एक जैसी कोशिकाएं, अगर एक ही प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर के एक ग्रुप बना रही हैं, एक ग्रुप बना रही हैं, तो उसे हम कहते हैं ऊतक। ठीक है। तो ये क्या है? कोशिकाओं का क्या है? एक ग्रुप। ये क्या है? कोशिकाओं का ग्रुप, कोशिकाओं का समूह। इसे हम कहते हैं कोशिकाओं का समूह। ठीक है। अब ये कोशिकाओं का समूह जब एक जैसा होता है, एक प्रकार से काम करता है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये सब कोशिकाओं का जो ये समूह है, इस समूह को जैसे जैसे ये समूह बढ़ता जाएगा मतलब बड़ा होता जाएगा और डेवलप होता जाएगा, उसका और मिलती जाएंगी, तो ये आपस में मिलकर के क्या एक अंग बना लेते, कोई भी अंग। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? अंग। ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? अंग। अब ये अंग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, जुड़ करके ये क्या करेंगे? काम, कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय बनाएंगे। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक अंग हो गया, जैसे लिवर हमारा ये अंग हुआ, आमाशय हमारा एक अंग हुआ, आंत हमारा एक अंग हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये अंग जब आपस में जुड़ेंगे, जुड़ करके सारे अंग क्या है? काम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अंग तंत्र। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर जितने भी अंग है, मान लीजिए अंग है, ये अंग है, ये सब अंग, तो ये सब अंग क्या है? अब आपस में मिलकर के एक काम करने लगे। जैसे मान लीजिए पाचन की बात करते हैं, तो मान लीजिए पाचन के अंदर जितने जुड़े हुए अंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं पाचन तंत्र। और श्वसन के अंदर जितनी भी अंग सांस से संबंधित काम करते हैं उसे हम कहते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है। और तंत्रिका से जुड़े हुए जितने अंग होंगे वो मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं? तंत्रिका तंत्र। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इतने बहुत सारे जो अंग हैं वे आपस में मिलकर के एक सिस्टम करते हैं, किसी एक सिस्टम को कार्य करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अंग तंत्र। और ये सारे अंग तंत्र अगर हम देखी जाए तो हमें किसके अंदर मिलेंगे? एक कोई प्राणी के अंदर। ठीक है। कोई भी प्राणी हो सकता है
किसी भी सजीव के अंदर हमें ये सारे सिस्टम देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर ये बात तो देखो हम समझ में आ गए कि हमारा जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मानव के शरीर की बात करें तो मानव का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी बात को हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारा शरीर विभिन्न अंग तंत्रों, जैसे मान लीजिए अब हमारे शरीर की बात करें तो मैंने आपको बताया था भी कि बहुत सारे अंग पाचन से संबंधित अगर सारे अंग मिल जाएंगे तो उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए पाचन से संबंधित यहाँ पर सारा काम पाचन से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। सारा सामान मान लीजिए हमने कुछ भी खाया, ठीक, फिर हमारे पेट में गया, पेट से फिर वो मतलब छोटी आंत में गया, छोटी आंत से फिर वो बड़ी आंत में। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये सारे अंग जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये पाचन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं पाचन तंत्र। हम इसे क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। ये देखो लिखा हुआ नीचे। और यहाँ पर बहुत सारे अंग श्वसन से रिलेटेड जो बहुत सारे अंग जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो श्वसन से अंग ऐसे अंग जो सांस का ही केवल काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं श्वसन तंत्र। उसका कंकाल तंत्र हम ये कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी हड्डियां होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, जो हमारे कंकाल और ढांचे को लेकर के काम करती है, तो उसे हम कहते हैं कंकाल तंत्र कहते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं पाचन तंत्र की बात करें, जैसे आमाशय है, छोटी आंत है, उसके अलावा ये नाक है, ये कान है, और देखिए फेफड़े हैं, हृदय हैं, ये सारे क्या हैं? अंग है। तो ये सभी अंग देखिए आमाशय हमारा एक अंग है, छोटी आंत भी हमारा एक अंग है, नाक नाक भी हमारा एक अंग है। नाक क्या करता है? ये श्वसन से संबंधित काम करता है। कान कान भी हमारा अंग है, सुनने से संबंधित हमारा काम करता है। फेफड़े भी देखिए हमारे एक अंग है, जो क्या करते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फेफड़े भी हमारे एक अंग है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये श्वसन से संबंधित काम करते हैं। हृदय हृदय भी हमारा एक अंग है जो रक्त को प्योरीफाई करता है, ठीक है। ये सभी हमारे क्या है? अंग है। ये अंग पुनः छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम ऊतक कहते हैं। अगर हम अंग की बात करें तो हमारे जो अंग बन रहे हैं वो छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर के बनते हैं। ये छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, जिस छोटी छोटी रचनाओं को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक। उस छोटी रचनाओं को हम क्या कहते हैं? ऊतक। अब हमें यहाँ पर समझना है कि आखिर में कोशिका क्या है। तो देखिए कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो कोशिका एक निश्चित सीमा वाला घेरा है, ठीक है। कोशिका की अगर बात करते हैं तो ये है कि मान लीजिए कोशिका, कोशिका को हम क्या कहते हैं? कोशिका मान लीजिए ये है, ये देखो देखिए कोशिका, कोशिका ये है कोशिका। तो कोशिका एक निश्चित सीमा वाला घर, निश्चित सीमा वाला घर का मतलब है कि कोशिका जो होती है उसकी एक निश्चित सीमा होती है, और उस सीमा के अंदर कोशिका के छोटे छोटे अंग होते हैं, ठीक है। जैसे ये छोटा अंग है, ये छोटे अंग है, ये सारे छोटे अंग, ये सारे छोटे अंग, ये सारे छोटे अंग। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों को, कोशिका क्या है? एक निश्चित सीमा वाला घर है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं ये कंपार्टमेंट या चैम्बर की तरह होता है। मान लीजिए कोई भी एक चीज चारों तरफ से बंद है तो उसे हम कोशिका कहते हैं। हम अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि जितने भी सभी सजीव होते हैं वो एक या अधिक कोशिका के बने होते हैं। तो बहुत सारे देखिए ऐसे जीव हैं, कोई जीव तो ऐसा है जो एक ही कोशिका से मिलकर के बना है, कुछ जीव ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो उनके आधार पर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक कोशिका से बने हुए जीव को हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव, और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें कहते हैं बहुकोशिकीय जीव, ठीक। देखिए वे जीव जो केवल एक कोशिका के बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक कोशिकीय, और वे जीव जिनमें बहुत अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिका वाला कौन सा होगा? जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशियम, जैसे कि यूग्लिना। और बहुत कोशिका वाला जैसे कि केंचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद आदि। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक। तो ये एक कोशिकीय जीव है। जैसे मान लीजिए ये है अमीबा, ये है हमारा अमीबा, और ये है हमारा यूग्लिना, और ये है हमारा पैरामीशियम, ये है हमारा पैरामीशियम।
ठीक, ये ऐसे जीव हैं जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, और ये ऐसे जीव हैं जो बहुत कुछ, जैसे मान लीजिए बकरी है, जैसे हाथी है, जैसे कि मान लीजिए गाय है, जैसे कि मान लीजिए मानव है। ठीक, तो ये ऐसे जीव हैं जिनके अंदर में बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है, और यहाँ पर केवल एक ही कोशिका मिलती है। अगर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखिए कोशिकाओं की संख्या चाहे जितनी भी हो, ठीक है, सभी सजीवों में जितने भी, चाहे एक कोशिका हो चाहे बहुत कोशिका हो, देखिए ये भी पोषण करेगा, इसमें भी देखिए पोषण वाले गुण होते हैं, ये भी उत्सर्जन कर सकता है, ये भी करेगा उत्सर्जन। उसके बाद देखिए वृद्धि यहाँ भी देखने के लिए मिलेगी, वृद्धि यहाँ भी देखने के लिए मिलेगी, शोषण ये भी करेगा, शोषण ये भी करते हैं, जनन ये भी करते हैं, और जनन ये भी करते हैं। तो जैसी प्रक्रिया इन सबके अंदर में होती रहती हैं। कोशिका की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक क्या है, इकाई है। देखिए आधारभूत ऐसे है कि मान लीजिए कोई भी सजीव सही, ठीक, वो कि कोई भी सजीव सी, चाहे वो एक कोशिकी सी चाहे बहुकोशिकीय, सारे के सारे सजीव हमें मालूम है कि वो कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो सभी सजीव क्या है, कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। जब कोशिका से मिलकर के बने हो तो कोशिका ये क्या बनेगी, इसकी आधारभूत इकाई। तो ये क्या बनेगी, आधारभूत इकाई। ठीक, आधारभूत इकाई। ठीक, कार्यात्मक, कार्यात्मक का मतलब ये है कि इसकी जो कोशिका होती है तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, ये बात तो समझ में आएगी। यह जीवन के सारे कार्य पूरा कर सकती है, अर्थात इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारे जीवन की, जैसे मान लीजिए ये है कोशिका, तो ये कोशिका देखिए हमारी श्वसन भी करती है, ये पोषण भी करती है। ठीक, कोशिका हमारी ये उत्सर्जन भी करती है। ठीक, कोशिका के अंदर में हमारी देखिए वृद्धि भी होती है। ठीक, कोशिका के अंदर में हम यहाँ पर कह सकते हैं जो सारी चीज है वो कोशिका सारी चीज कर सकती है। तो ये शरीर की एक तो आधारभूत इकाई है, दूसरी कार्य, कार्य मतलब जो हमारे कार्य होते हैं सारे। ठीक, तो हमारी जो लाइफ की प्रोसेस है उस सारी लाइफ की प्रोसेस को ये करती है, इसीलिए तो इसे कहा गया है क्या है, आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। कार्यात्मक इकाई मतलब ये सारे कार्य कर सकती है। कोशिका की आकृति एवं आकार एक समान नहीं है। देखिए कुछ कोशिका तो ऐसी होती हैं उसकी आकार ऐसा होता है, कुछ कोशिका ऐसी है उसका आकार ऐसा है, कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं उनके आकार देखिए ऐसा होता है, कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं उसका आकार ऐसा है, कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं उनका आकार ऐसा है, कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं उनका आकार ऐसा है। ठीक, तो कुछ ऐसी हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उनका आकार समान नहीं है, अर्थात ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। देखिए इसकी कोशिका देखिए विभिन्न प्रकार की है, इसकी कोशिका विभिन्न प्रकार की है, और इसकी कोशिका विभिन्न प्रकार की है। इनका पूरा का पूरा जो शरीर है वो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो एक पूरा शरीर क्या है, एक ही कोशिका से बना है। तो हमारे शरीर में भी देखिए ये कोशिका अलग है, इसकी संरचना इस कोशिका की अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, सारी कोशिकाओं की संरचना क्या है, अलग अलग है। देखिए सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करते हैं हम कह सकते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा अगर किसी भी जीव का हो, ठीक, अंडा किसी भी जीव का हो तो अंडा एक कोशिका में ही संभाला जाता है, उससे एक कोशिका ही माना जाता है। मान लीजिए छिपकली का अंडा है वो भी एक ही कोशिका माना जाएगा, मुर्गी का अंडा है उसे भी हम एक ही कोशिका मान सकते हैं। ठीक है, तो अब पक्षियों में देखा जाए तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा होता तो उसका अंडा सबसे बड़ा हुआ शुतुरमुर्ग का। ठीक, तो ये इसे एक ही कोशिका कहेंगे। तो ये क्या होती है, एक ही कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। ठीक, तो यही तो देखो सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका, ऐसा जीव जिसके सबसे छोटी कोशिका होती है वो हमारा माइकोप्लाज्मा, हमारा माइकोप्लाज्मा। ठीक, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका, तो देखिए सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है जो 1 मीटर लंबी हो सकती है। ठीक है, तो ये है 1 मीटर लंबी हो सकती है, ये सबसे लंबी है, ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी। इस बात को ध्यान रखना, ये हमारी किताब के अंदर में
दे रखा है, जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के किताब चलती है उसमें। ठीक, अब अगर हम कोशिका की बात करें तो हम इसकी खोज के बारे में अगर कुछ प्रकाश डालें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक, ठीक, ये है देखिए रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में किया था। तो रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे। तो बात 1665 की जा रही है। 1665 का मतलब अब से बहुत साल पहले, 350 साल से भी अधिक समय की बात है। उस वक्त रॉबर्ट हुक ने अपने ही द्वारा एक सामान्य सी सूक्ष्मदर्शी बनाई। यह है देखिए सामान्य सी सूक्ष्मदर्शी। इस सामान्य सी सूक्ष्मदर्शी को बना करके इन्होंने सबसे पहले लकड़ी की जो छाल होती है, मृत छाल होती है, बिल्कुल बेकार की छाल, उस छाल को सबसे पहले देखा इन्होंने इस सूक्ष्मदर्शी में। तो उनको इस प्रकार से दिखाई दी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कोशिका को सबसे पहले, नाम नहीं दिया कोशिका, लेकिन सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। तो इन्होंने अपने द्वारा बनाई हुई जो सूक्ष्मदर्शी थी उससे इन्होंने देखा। देखिए, फिर समय के साथ समझ बढ़ी, समय के साथ समझ बढ़ी, मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया तैसे लोगों की समझ बढ़ती गई और लोगों ने जो इसके अध्ययन को और गहराई से समझा। और गहराई से अध्ययन को समझने के लिए उन्होंने क्या किया कि सूक्ष्मदर्शी को समय समय पर मॉडिफिकेशन करते रहे। तो पहली मॉडिफिकेशन ये रॉबर्ट हुक ने दिया था। इसके बाद जैसे ही समय बीता गया तैसे लोगों ने सूक्ष्मदर्शी को फिर नया मोड़ दिया। ठीक है, ये देखो इससे अच्छी सूक्ष्मदर्शी बना दी। जब अच्छी सूक्ष्मदर्शी बना दी तो इससे अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। फिर इससे अच्छी और सूक्ष्मदर्शी बना दी। ये देखो सूक्ष्मदर्शी समय के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तैसे सूक्ष्मदर्शी भी अच्छी से अच्छी लोग बनाने लगे। फिर ऐसी सूक्ष्मदर्शी बना दी, ये बहुत अच्छी थी, इससे और अच्छा अध्ययन कर सकते थे। आज के समय पे देखा जाए तो अब उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी बना दी। ये है हमारी इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी को देखते हैं तो यहाँ पर अच्छी सूक्ष्म, अब यहाँ पर देखो, इसे देखो तो यहाँ से अच्छा अध्ययन मिल जाएगा हमें। तो इसे तो लिखा है समय के साथ धीरे धीरे सूक्ष्मदर्शी में सुधार हुआ और फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी विकसित हुई जिससे कोशिका की संरचना को अच्छी तरह से समझना संभव हुआ। अब कोशिका की तरफ देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक काम करने लगे। तो अच्छी तरह से हमें काम करने के लिए उपकरण अच्छा होना चाहिए, अच्छी मशीन होनी चाहिए। जितनी अच्छी मशीन होगी उसके बारे में जानकारी हमें उतनी अधिक मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए हमें इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम देखिए समय के साथ हर इंसान की समझ बढ़ती है। ठीक है, अगर हम बात करें अब से 40 साल पहले की तो उस समय पे मोबाइल फ़ोन नहीं थे तो डायरेक्ट वैसे रिसीवर से काम हुआ करते, लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि 5G 6G हमारे पास मोबाइल हैं, इससे बेहतर बात होती है, बेहतर फीचर्स मिलते हैं। तो यही है, समय के साथ धीमे धीमे समझ बढ़ती है, ठीक, टेक्नोलॉजी बढ़ती है। सामान्यतः सजीव वे होते हैं जिनमें सजीव देखो वे होंगे जिसके अंदर देखिए श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, जनन भी होता है, संवेदनशीलता मिलेंगी, उत्सर्जन भी मिलेगा, वृद्धि भी मिलेगी, आदि जैविक क्रियाएं देखी जा सकती हैं। तो देखिए सजीव हम उसे कह सकते हैं उसके अंदर देखिए श्वसन भी हुआ, पोषण भी हुआ, जनन भी हुआ, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब होता है संवेदनशीलता का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी सजीव प्राणी है या इंसान है या बकरी है, तो अगर ज़्यादा धूप लगेगी तो उसका शरीर क्या होता है, धूप सह नहीं सकता और वो क्या छाव की तरफ भागेगा। अगर उसे ज़्यादा ठंड लगेगी तो शरीर उसका कपकपाने लगेगा, तो उसे गर्मी, तो उसे क्या गर्मी चाहिए। ठीक है, तो ये संवेदनशीलता उसी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए मानव का शरीर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो पसीना दे रहा है, ठीक, और गर्मी अधिक, ठंड अधिक पड़ रही है तो हमें क्या करें, शरीर कप आ रहा है, तो इसे कहते हैं संवेदनशीलता। ठीक है, सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े सभी बड़े जीव सभी देखी जा सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी बात करें
जैसे कि श्वसन है, पोषण है, जनन है, संवेदनशीलता है, पोषण वृद्धि, ये सभी जैविक क्रियाएं सूक्ष्म जीव का मतलब कोई भी मान लीजिए एक कोश की जीव मान लीजिए, अमीबा मान लीजिए, या पैरामीशियम मान लीजिए, या आप यूग्लिना मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी हो, यहाँ से लेकर के बड़े जीव, ठीक, बड़े जीव का मतलब हाथी है, ऊंट है, मानव है, ठीक, तो सभी में ये चीज देखी जा सकती है। मतलब सारे, चाहे तो एक कोशिका वाला जीव हो, चाहे बड़े कोशिका वाला हो, सभी श्वसन करेंगे, सभी पोषण करेंगे, सभी जनन करेंगे, सभी के अंदर संवेदनशीलता होगी, और सभी उत्सर्जन करेंगे, सभी वृद्धि करेंगे। ये सभी जैविक क्रियाएं हम ये कह सकते हैं कि सभी सजीवों में ये देखी जा सकती है। तो इनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है, ठीक है। तो कोशिकाओं के अगर हम प्रकार की बात कर सकते हैं, तो एक तो होती है देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं यह सभी जीवाणुओं में पाई जाती हैं, ये जीवाणुओं में मिलती है, ठीक है। किसमें मिलेंगी? ये बैक्टीरिया में। तो ये पादपों एवं जंतुओं में पाई जाती है। तो ये किसमें मिलेंगी? हमें पौधों में, प्लांट में मिलेंगी, और एनिमल्स में मिलेंगी, प्लांट और एनिमल्स में देखी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिका जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है देखिए पादप कोशिका, जो केवल पादपों में मिलेंगी, और जंतु कोशिका जो जंतुओं में मिलने वाली कोशिका होती है, उन्हें हम कहते हैं जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका कहते हैं वे कोशिकाएं जो केवल पादपों में पाई जाती हैं, उन्हें हम पादप कोशिकाएं कहते हैं। और वे कोशिकाएं जो केवल जंतुओं में पाई जाती हैं, उन्हें हम जंतु कोशिकाएं कहते हैं। जंतुओं में देखो इस प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, और पादपों में देखने के लिए हमें ऐसी कोशिकाएं मिलेंगी, ठीक है। हम थोड़ा और विस्तार से फिर समझेंगे आगे। देखिए, सामान्यतः एक कोशिका में चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। अगर कोई भी कोशिका है, मान लीजिए ये है कोशिका, तो इस कोशिका के अंदर ये देखिए चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, ठीक, ये भरा है इसके अंदर क्या? चिपचिपा पदार्थ। तो जो चिपचिपा पदार्थ भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इस चिपचिपे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, चिपचिपे पदार्थ को कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक। कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम कोशिकांग अर्थात कोशिका के अंग कहते हैं। अब इस चिपचिपा जो द्रव्य भरा हुआ है यहाँ पर देखिए, तो इस चिपचिपा द्रव्य में देखिए हमें देखिए एक ये देखिए दिख रहा है अंग, एक हमें ये दिख रहा है अंग, ये देखिए हमें ये अंग दिख रहा है, ये हमें देखिए ये अंग दिख रहा है, ठीक है, ये अंग दिख रहा है। तो इसे हम कहते हैं कोशिका के अंग। तो ये सभी हमें अंग दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं कोशिका के अंग, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य चारों ओर से किसी न किसी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। अब ये कोशिका द्रव्य तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला जो नीला नीला ये पानी पानी, तो ये किसी न किसी झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ है। तो ये देखिए इसके आसपास क्या लगी हुई? झिल्ली लगी हुई है, एक दीवार है, ठीक है। मैंने तुम्हें अभी बताया कोशिका क्या होती है? एक निश्चित सीमा वाला घर होता है, अर्थात इससे की एक डेफिनेट बाउंड्री मिलेगी, ठीक। तो कोशिका की क्या मिलती है? एक निश्चित सीमा मिलती है, ये मैंने तुम्हें अभी बताया। तो इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। देखो कोशिका झिल्ली है, और इसके अंदर देखिए ये है लाइसोसोम, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या? तारक है, ठीक है। ये सारे कोशिका के अंग हैं। अगर हम गौर से इसकी संरचना को देखें तो हमें पौधों एवं जंतुओं दोनों की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। अगर हम गौर से थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से अगर हम अध्ययन करते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो जंतु की कोशिका है मुझे उसमें, और जो पादप की कोशिका है उसमें मुझे कुछ थोड़ा बहुत अंतर अवश्य देखने के लिए मिलेगा। हम इसका अगर गहनता से अध्ययन करते हैं तो, ठीक, थोड़ा अच्छी तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये पौधों में पाई जाने वाली कोशिका होती हैं, और ये जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका होती है। तो कोशिका के अंग एवं उनके कार्य। तो कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका में देखो कुछ तो होते हैं बाहरी अंग जो बिल्कुल बाहर पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये बाहरी अंग है, ठीक है। ऐसे करके कोशिका हमारी भित्ति होगी, और इसी के अंदर क्या होगी? कोशिका झिल्ली, ठीक। आंतरिक अंग वो कहते हैं जो कोशिका के अंदर बनेंगे, जो इस कोशिका के अंदर दिखाई देंगे आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए केंद्रक है,
कोशिका द्रव्य है, ठीक है, कोशिका द्रव्य है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, तारक काय है, रिक्त काय है, गोल्जी काय है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, अंतःप्रदपी जालिका। ये सारे ऐसे अंग हैं जो हमें कोशिका के अंदर मिलते हैं और ये हमें मिलेंगे कोशिका की बाहरी, ठीक है। बाहरी का मतलब ये उसकी एक तरह की बाउंड्री होती है। अब कोशिका की अगर हम स्थिति की बात करते हैं, पोजीशन की, ठीक है, कोशिकांग की, तो कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के अंग। तो कोशिकाओं के जो अंग है उनकी स्थिति देखते हैं। तो पादप कोशिका की अगर हम बात करें तो पादप कोशिका में देखिए मुझे कोशिका भित्ति और हरित लवक। हरित लवक का मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये चीज हमें देखने के लिए आप सॉरी सर्दी पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पादप कोशिका हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए मुझे कोशिका भित्ति और हर तरफ ये हमें पादप कोशिका के अंदर मिल जाता है, ठीक है। और जंतु कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो जंतु कोशिका, जंतु कोशिका का मतलब होता है जंतु कोशिका के अंदर मुझे तारक है। ये चीज वो है, ये मुझे जंतु कोशिका के अंदर मिलती है और ये चीज मुझे कहती है पादप कोशिका मिलती है, ठीक। ये चीज अगर एक्स्ट्रा है तो हम कहेंगे पादप कोशिका है, और ये चीज है और ये चीज नहीं है तो हम कहेंगे वो जंतु कोशिका है। उसके अलावा ये मुझे पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में मिलने वाले, जैसे कोशिका झिल्ली हमें यहाँ भी मिलेगी देखने के लिए और यहाँ भी मिलती, केंद्रक मुझे यहाँ भी मिलेगा देखने के लिए और यहाँ भी मिल जाएगा, कोशिका तरफ हमें यहाँ भी मिलेगा देखने के लिए, यहाँ भी मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों तरफ मिलेगा देखने के लिए। एक पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में। रिक्तिका मुझे यहाँ भी देखने की मिल जाएगी, यहाँ भी मिल जाएगी, ठीक। पादप कोशिका में केवल रिक्तिका बड़ी होती है और जंतु कोशिका में वो रिक्तिका छोटी होगी, सिर्फ स्थानांतर होगा, ठीक है। गोल्जी का वो हमें यहाँ भी मिलेगा, गोल्जी का, और गोल्जी का यहाँ भी मिल जाएगा। लाइसोसोम मुझे यहाँ भी मिलेगा और इधर भी मिल जाएगा। राइबोसोम हमें पादप कोशिका भी मिलेगा, जंतु कोशिका मिलेगा। अंतःप्रदपी जालिका हमें पादप कोशिका में भी मिलेगा और जंतु कोशिका के अंदर दोनों में ही देखने के लिए मिल जाता है। अब हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। बाहरी अंग होते हैं, देखिए कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये दो हैं बाहरी अंग। अगर मान लीजिए ये कोशिका की एक संरचना है तो इस कोशिका की संरचना को जो बाहरी होती है, सबसे पहले ये देखिए, ये दिख रही है आपको बाहरी, इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब होता है दावा, दीवार, दीवार, एक तरह की दीवार मानो। तो कोशिका की क्या है, ये दीवार है। यह पादप कोशिकाओं में ही मिलती है, पहली बात, जंतु कोशिका में नहीं मिलती है। दूसरी बात, यह कोशिका की सबसे बाहरी मोटी परत होती है। यह एक कठोर संरचना है जो कोशिका की रक्षा करती है। तो ये कोशिका की रक्षा भी करती है, कठोर भी है, थोड़ी हार्ड। तो ये बाहरी खराब चीज किसी मटेरियल से ये इसे रक्षा करती रहती है। इसके अंदर ही हमें तुरंत मिलेगी कोशिका झिल्ली। इसके अंदर देखिए मिलेगी हमें तुरंत कोशिका झिल्ली, ये देखो दिखाई दे रही है, ये वाली, ये देखो जा रही है, ये जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह प्रत्येक कोशिका में पाई जाने वाली आवश्यक झिल्ली है। ये जंतु कोशिका में मिलेगी और पादप कोशिका में मिलती है, ठीक है। यह कोशिका को स्थिर रखती है, ठीक है। कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का आदान प्रदान नियंत्रित करती है। सही है। अब देखिए अगला है, देखिए आंतरिक अंग। आंतरिक अंग का मतलब होता है पे अंग जो कोशिका के भीतर मिले हैं। तो ये है कोशिका, कोशिका के अंदर देखिए हमें ये अंग दिखाई दे रहा है, ये अंग दिखाई दे रहा है, ये अंग दिखाई दे रहा है। पादप, ये है हमारे पास क्या, पादप कोशिका, ये है हमारे पास पादप कोशिका, और ये है जंतु कोशिका। ये देखिए अंग हमें अंदर के दिखाई दे रहे हैं। तो बात करते हैं केंद्रक की। तो केंद्रक देखिए ये है पादप कोशिका में, देखिए केंद्रक ये है, और जंतु कोशिका के अंदर में केंद्रक
ए है, ठीक। ठीक है, पादप कोशिका के अंदर दिख रहा है तो हमें ये है केंद्रक, और जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक क्या है, ए बार दिया है। देखिए, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। ये सबसे महत्वपूर्ण कोशिका क्या है, अंग, यानी कि केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर केंद्रक नहीं है तो कोशिका हमारे काम नहीं करेगी, वो बेकार हो जाएगी, ठीक है। यह जंतु कोशिका में मध्य में, तो ये है जंतु कोशिका, इसमें तो मिलेगा मध्य में, परंतु पादप कोशिका में या परद की ओर होता है। तो पादप कोशिका में कहाँ मिलेगा, परद की ओर, ठीक। और यहाँ पर मिलता है बीच में, ठीक। इसका कार्य कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना। इसका काम क्या होता है, केवल कोशिका को वृद्धि करेगा, ठीक, उसकी ग्रोथ बढ़ाएगा। उसके अलावा किसी प्रकार की अपनी संख्या बढ़ानी है तो इसका काम क्या होता है, विभाजन वाला काम, ठीक, विभाजन करना है। यह पूरी कोशिका की रचना व कार्य पर नियंत्रण करता है। तो यह कोशिका की पूरी पूरी जो रचना हुई और कोशिका का कार्य सब इसी के ऊपर क्या नियंत्रण रखता है, सब इसकी कार्य, सारा का सारा कोशिका के कार्य को यही करता है। कोशिका द्रव्य, देखिए, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब मान लीजिए ये है मेरे पास एक कोशिका, ठीक, ये दिखाई देगी आपको कोशिका, ये है कोशिका। अब इस कोशिका की देखिए पर्दी बनी हुई है, तो इस पर्दी के अंदर ये नीला 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 आपको ये चिपचिपा पदार्थ दिख रहा, पानी जैसा, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, इसे कहेंगे हम कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये है मान लीजिए केंद्रक, और इस सबके बीच में देखो ये भरा हुआ झिल्ली, और झिल्ली के बीच में भरा हुआ जो द्रव्य होता है चिपचिपा पदार्थ, उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। तो इसी चिपचिपे पदार्थ में ही कोशिका के अंग मिलेंगे। जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि गोल्जी बॉडी, जैसे कि ये गोल्जी बॉडी, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो हमें इसी के अंदर में क्या क्लोरोप्लास्ट भी देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये दोहरी झिल्ली से घिरी हुई कैप्सूल के आकार की संरचना होती है, जैसे ये है। तो हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए हमने यहाँ पर बना के दिखाया चित्र। तो एक तो देखिए इसकी ये हो गई झिल्ली, और एक झिल्ली ये हो गई, ठीक है, दो झिल्ली हो गई, ठीक। जैसे मान लीजिए एक ये करके एक झिल्ली तो ये हो गई, और दूसरी झिल्ली देखिए इसकी हो गई, ऐसे करके बंद होता है तो एक झिल्ली। तो इसीलिए तो यहाँ पर लिखा है ये क्या, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक कैप्सूल के आकार की संरचना है, ठीक है, कैप्सूल जैसी संरचना हो जाती है, और इसमें डबल झिल्ली मिलती है, जो श्वसन क्रिया में भाग लेकर के ऊर्जा उत्पन्न करती है और संचित रहता है। जो श्वसन क्रिया में क्या करेगा, ये ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसे हम कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। हरित लवक, हरित लवक का मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक, क्लोरोप्लास्ट। यह केवल हरी पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या मिलेगा हमें, केवल पादप कोशिका में ही मिलेगा, ऐसा होता है, ठीक है। यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तारक का सेंट्रोसोम, यह केंद्र के पास पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो ये चीज तो ऐसी हुई है, ये हमें मिली देखने के लिए किसमें, पादप कोशिका में। और तारक का जो सेंट्रोसोम की बात करते हैं ये मिलता है हमें जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में। अब बात करते हैं रिक्तिका की, वैक्यूम। यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिका मिलेगी। ये है मेरे पास पादप कोशिका, और ये है हमारे पास जंतु कोशिका, ठीक, जंतु कोशिका। तो मुझे दोनों तरफ देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, जंतु कोशिका हमें दोनों तरफ देखने के लिए।
पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी तथा केंद्र में होती है। अब पादप कोशिका की बात हो तो पादप कोशिका में ये देखो रिक्तिका, देखिए ये है रिक्तिका, ये देखो बड़ी है और सेंटर की तरफ है। ठीक, तो सेंटर की तरफ मतलब क्या, हम यहाँ पर कहते हैं बड़ी है। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका छोटी छोटी संरचना होती है जो संपूर्ण कोशिका में बिखरी, यहाँ पर मुझे मिलेगी रिक्तिका तो बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत छोटी अधिक बिखरी हुई मिलेंगी। इस प्रकार से पूरी कोशिका के अंदर में छोटी 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 बिखरी हुई मिलती है। ठीक है, कार्य पानी लवण आदि पदार्थों का संग्रहण करना तथा इनकी मात्रा का संतुलन बनाए रखना है। तो ये हमारे मान लीजिए पानी है, उसके बाद लवण की जो मात्रा होती है, इन सभी पदार्थों का वो स्टोरेज करती रहती है। ठीक, हमारे शरीर में स्टोर करेगी। ठीक है, और इसकी मात्रा का जो संतुलन बनाए रखती है, कम ज्यादा है तो उस संतुलन को बनाए रखेगी। अब बात करते हैं हम गाल्जी कोई की, जिसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक, पदार्थों का संश्लेषण, इसका काम क्या है, पदार्थों का संश्लेषण। उसके अलावा देखिए काम क्या है, भंडारण एवं श्रावण करना इनका कार्य। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि गोल्जी काय है, गोल्जी काय की अगर हम बात करते हैं तो इसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। इसमें देखिए पदार्थों का संश्लेषण करना है, भंडारण करना एवं श्रावण करना, ये है देखिए गोल्जी बॉडी की संरचना। देख रही है, ये है गोल्जी बॉडी की संरचना, इसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी। ठीक, लाइसोसोम ये कोशिकाओं में आने वाले पदार्थों को पचाने का काम करते हैं। तो कोशिका के अंदर कुछ भी चीज आ रही है वो लाइसोसोम पचाएगा। ये है देखिए लाइसोसोम, लाइसोसोम देखिए ये होती है, देखिए ये दिख रहे हैं, ये देखो लाइसोसोम की संरचना। राइबोसोम, राइबोसोम की संरचना को देखिए हमने ये दिखाया, ये है राइबोसोम, ये प्रोटीन संश्लेषण और सहायक होते हैं। अगर ये जब हमारे शरीर के अंदर में प्रोटीन बनती है तो प्रोटीन को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम, दो राइबोसोम। ठीक, ये है राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक, ये पचाते हैं का काम करते हैं और गोल्जी बॉडी का ये पदार्थों का संश्लेषण करेंगे, भंडारण करते हैं। ठीक है, अंतःप्रदब्बी जालिका, अंतःप्रदब्बी जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए झिल्लियों की बनी हुई जटिल जालनुमा संरचना अंतःप्रदब्बी जालिका कहलाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है, ये देखो इसको दिख रही है आपको, ऐसी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे करके होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये केंद्रक से जुड़ी रहती है। तो ये देखिए ये है मेरे पास केंद्रक, ये है केंद्रक और इस केंद्रक से ये जुड़ी रहती है। ठीक है, अथवा इससे मुक्त रूप में इससे जुड़ी भी मिलेगी या मुझसे इससे थोड़ी मुक्त भी मिलेगी, इससे अलग भी मिलेगी। ये केंद्रक झिल्ली एवं कोशिका द्रव्य के बीच में संबंध बनाती है, यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करती है। तो ये भी प्रोटीन के संश्लेषण में क्या करती है, सहायता। यानी कि जब हमारा शरीर खाना पीना खाते हैं तो प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन बनाने में क्या करती है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब यहाँ पर हम एक नजर डालते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। ठीक, पादप, तो पादप कोशिका में पहली बात तो कोशिकाभित्ति पाई जाती है और यहाँ पर कोशिकाभित्ति नहीं पाई जाती। और पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए सेंट्रोसोम यहाँ नहीं मिलेगा और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम मिलता है। ठीक है, यहाँ पर रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है और यहाँ पर रिक्तिका छोटी तथा संख्या में अधिक होती है। केंद्रक यहाँ पर परिधि की ओर होता है और यहाँ पर केंद्रक मध्य में होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पादप कोशिका है तो यहाँ पर केंद्रक इधर परिधि की तरफ मिलेगा और यहाँ पर केंद्रक मध्य में मिलेगा। ऊतक, अब हम देखते हैं ऊतक क्या है। तो सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं, ये तो सब बात हम जानते हैं कि सभी सजीव किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के। तो इसके अंदर देखिए जैविक क्रिया होती रहती हैं, जैसे कि श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि आदि, ये सभी प्रक्रियाएं चाहे तो एक ही कोशिका हो
उसमें भी ये सारे लक्षण मिलेंगे। बहुत सारी कोशिका हो तो वो भी श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि, ये सारी चीज बहुकोश की जीव भी करते हैं और एक कोश की जीव भी करते हैं। ठीक है। फर्क इतना है कि अगर हम बहुकोश की जीव की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कोशिकाएं क्या बहुत ज्यादा मिलती हैं और एक कोश की जीव में केवल कोशिकाएं बहुत कम मिलती है। ठीक है। अब बहुकोश की जीव की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए पाचन भी होना उनका, श्वसन भी होना उनका, उत्सर्जन भी होना उनका, जनन भी होना। तो ये सभी कार्य कोशिकाओं के समूहों द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोशिकाओं की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। तो कोशिका एक समूह बना लेती हैं। ठीक, एक ही प्रकार की रचना बना करके समूह बना लेती है, उसे हम कहते हैं ऊतक। बहुकोश की जीवों में विशेष कार्य समूहों द्वारा होते हैं। तो बहुकोश की जीव में कोई भी अगर काम होगा तो कोशिकाएं उस काम को एक समूह के रूप में करती हैं। तो कोशिकाएं कैसे करती हैं उस काम को? एक समूह के रूप में करती है। जैसे मनुष्य में पेशी कोशिकाओं का समूह, तो पेशी है, ये पेशी दिख रही है, तो पेशी में पेशी कोशिका मिलेंगी हमें देखने के लिए। हृदय में हृदय की कोशिका मिलेंगी। ठीक, और आंत से संबंधित हमारी ये कोशिका मिलती हैं। तो सारी कोशिका अलग है, पेशी की अलग है, हृदय की अलग है, इसकी अलग है। ठीक है। तो संकुचन एवं प्रसारण यहाँ पर सारी चीज होती रहती है। कोशिकाओं का ये क्या है? एक समूह। देखिए मान लीजिए पेशी कोशिका एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये पेशी कोशिका है। ठीक, ये हृदय की कोशिका है। तो ये सारी कोशिकाएं देखिए समूहों में, देखिए समूह बन गया पूरा, ये समूह मिलकर के ये काम करती हैं। तो कोशिकाओं के समूह की बात करते हैं। कोशिकाओं का समूह, जैसे मान लीजिए बात करते हैं हम तंत्रिका तंत्र की। ये भी देखिए एक सबसे लंबी कोशिका है। ठीक, ये सारी कोशिका मिल जाएंगे जो संदेशों को पहुंचाने का कार्य करती है। कोशिकाओं का जो समूह होता है, ठीक है, तो पौधों में जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। ये भी क्या है? एक तरह का हमारा क्या है? टिश्यू है। ठीक है, इसे हम कहते हैं पादप ऊतक। ठीक है। तो यहाँ भी देखिए कोई टिश्यू काम कर रहा है, भोजन को ले जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए जाइलम है और फ्लोएम है। तो यहाँ भी ये देखिए टिश्यू मिलने में देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम पौधों में भी। देखिए कोशिकाओं का समूह जो रचना, कार्य एवं उत्पत्ति में समान हो वो ऊतक कहलाता है। ठीक, वो ऊतक कहलाता है। तो कोशिकाओं का देखिए मान लीजिए एक समूह है, ये मिलेगा कोशिका का समूह। जो रचना, रचना भी देखो इसकी 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 सबकी रचना क्या समान, एवं कार्य, कार्य भी इनकी समान है। और उत्पत्ति में बात करें तो उत्पत्ति में भी बिल्कुल समान आया है। ठीक, तो हम इसी को कह सकते हैं ऊतक। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? ऊतक। पादप की बात करते हैं तो पादप में मिलने वाले ऊतक को हम पादप ऊतक कहते हैं और जंतु में मिलने वाले ऊतक को हम कहते हैं जंतु ऊतक। पादप ऊतक की बात करें तो पादप ऊतक में दो प्रकार के होते हैं पादप में। एक तो होता है प्रविभाजी ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। प्रविभाजी ऊतक, ठीक है, जिसे हम मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है। तो प्रविभाजी ऊतक की बात करें जो हमें ज्यादातर देखने के लिए प्लांट में मिलते हैं, पादप में। ठीक है। तो देखिए वे ऊतक जो पौधों में जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। जीवन भर विभाजित कब होंगे? मान लीजिए ये है मेरे पास एक पेड़, अब इस पेड़ को गौर से देखिए, इसकी जो रूट है ये है रूट, इसे हम क्या कहते हैं? रूट या जड़, एक ही बात, रूट या जड़। तो इसके इसे टिप पर मिलते हैं, टिप पर। ठीक है, टिप पर, तो इसे कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसे हम क्या कहते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, जड़ शीर्ष प्रभाजी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो शीर्ष पर मिलेंगे ये, या तो इस जड़ के शीर्ष पर मिलेंगे या सूट एपिकल मेरिस्टेम। ये पूरा प्लांट का सब ऊपर कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास सूट। ठीक, सूट पर होगा,
एंडिंग द शीर्ष पर, या तो इस सूट के शीर्ष पर मिलेंगे। सूट का शीर्ष कहाँ पर है, जैसे मान लीजिए सूट का शीर्ष जहाँ पर जा रहा है तो ये मुझे यहाँ पर मिलेंगे देखने के लिए, तो इसे हम कहते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो प्रविभाज्य ऊतक मुझे कहाँ मिलेंगे, मुझे यहाँ ऊपर मिलेंगे देखने के लिए और यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो प्लांट का कुछ भी चीज है, प्लांट की या तो जड़ के यहाँ पर मिलेंगे या यहाँ पर वृद्धि कर रहा तो बिल्कुल ऊपर, जिसे कहते हैं किल्ली। किल्ली कहते हैं, किल्ली हम लोग कहते हैं किल्ली, कहते हैं किल्ली निकल आई, तो वही है हमारा प्रभाजी ऊतक, सबसे ऊपर मिल रहा है हमें। एक्टिविटी, अब एक एक्टिविटी को हमारी SCERT बुक्स में दिया गया है, तो उस एक्टिविटी में देखिए हमें प्याज के टिश्यू के बारे में पता करना है। प्याज में प्रभाजी ऊतक कहाँ मिलते हैं, प्याज के बारे में देखिए हम दिए गए। तो सर्वप्रथम हम कांच की 2 बड़ी गिलास ली थी, कांच का देखिए गिलास एक ही है, एक ही है, तो मैंने कांच के गिलास लिए। अब 2 प्याज लेते हैं, यहाँ भी प्याज लिए हमने, प्याज भी प्याज लिया। अब इन गिलासों में पानी लेकर उनके ऊपर प्याज रखे थे। अब इस गिलास के अंदर मैंने पानी रख दिया, उसके ऊपर मैंने प्याज रख दिया। हमने लगभग 5 दिनों के बाद देखा तो हमें प्याज की जड़ में वृद्धि देखने को मिली। जब हमने 5 दिन बाद देखा तो यहाँ पर प्याज देखो छोटी है और प्याज क्या है देखिए, उसकी जड़ बढ़ने लगी, जड़ बढ़ने लगी। इसका मतलब क्या है, जड़ के ऊपर क्या मिल रहा है मुझे देखने के लिए, जड़ के शीर्ष में क्या मिल रहे हैं, प्रविभाजी ऊतक, प्रविभाजी ऊतक, ठीक है। तो ये जीवन भर क्या करते रहते हैं, जीवन भर क्या करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, जीवन भर क्या कहते हैं, वृद्धि। अर्थात हम कह सकते हैं कि पादपों की जड़ में असीमित वृद्धि जीवन पर्यंत देखने को मिलती है। तो पादपों की हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर पादपों में क्या होता है, जीवन वृद्धि, जीवन भर क्या मिलेगी देखने के लिए, हमें वृद्धि मिलती है। अब देखिए उसके अलावा दूसरे होते हैं स्थायी पादप। अब प्रविभाजी ऊतक, अब प्रविभाजी ऊतक मतलब वे ऊतक जो जिंदगी भर डिवाइड करते रहते हैं पूरे जीवन पर, ठीक। अब वो नई कोशिकाओं का ये राजे, अब ये क्या करेंगे, नई कोशिकाएं बनाएंगे, ठीक। अब ये नई कोशिकाएं बना करके अच्छी तरह से फिर ये विकसित हो जाते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए पेड़, ये समझ लीजिए ये है पेड़। अब इस पेड़ से बात करते हैं तो ये है जड़। अब ये जड़ से देखिए यहाँ पर देखिए मुझे क्या मिल रहा है, प्रविभाजी ऊतक। अब प्रविभाजी ऊतक बढ़ते बढ़ते आगे चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये चीज क्या है, ये विकसित होकर के यहाँ पर मोटा हो जाएगा, ठीक। अब ये ऊतक क्या हो जाएंगे, मोटे। तो प्रविभाजी ऊतक जैसे जैसे बनेंगे, अब ये नई कोशिका बनाते बनाते ये देखिए आगे चलते जाएंगे, तो पीछे यहाँ पर ये मोटे मोटे होते जाएंगे बहुत सारे, तो इसे कहते हैं नई कोशिका बनी, तो ये कहते हैं ये अब ये यहाँ पर अच्छी तरह से विकसित हो गए। जैसे मान लीजिए ये है मेरा पास पेड़, पहले पेड़ इतना बड़ा था, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, प्रविभाजी ऊतक, प्रविभाजी। अब ये पेड़ जो था क्या, अब क्या हो गया, यहाँ से और बड़ा हो गया, तो प्रविभाजी ऊतक यहाँ पहुंच गए। तो ये बार ऐसा क्या है, अब ये धीमे 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 अच्छी तरह विकसित हो जाएगा, अर्थात ये मोटा हो जाएगा, ठीक। तो जो ये विभाजित नहीं हो सकता है इसे हम कहते हैं स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। अब ये विभाजन नहीं कर सकता, अब ये मोटा हो गया, अब ज्यादा हुआ तो गल जाएगा, बट ये अब ये विभाजन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो ऊतक ये मिल रहा है, ये मिलने मुझे ऊतक, प्रवाही ऊतक, ये क्या होता है, अस्थायी ऊतक। और स्थायी वो होता है जो एक ही जगह पर स्थिर बना रहता है, मोटा होता है, विभाजित। तो ये स्थायी नहीं है। अब यहाँ से मान लीजिए, अब ये यहाँ से जड़ से चलते जो अब यहाँ बन जाएगा, यहाँ से जड़ से चलते, जड़ बढ़ती रहती है हमारी आगे, तो जड़ बढ़ती जाएगी, तो जहाँ उसके शीर्ष पर मिलता है हमें, तो वहां पर ही वो मिलता रहेगा। अब ये वाली जो कोशिकाएं फिर ये विभाजित होकर के मोटी हो जाती हैं, अच्छी तरह विकसित हो जाती है, ये विभाजन नहीं कर सकती हैं, तो उसी को हम प्यारे बच्चों कह सकते हैं स्थायी पादप ऊतक। वे ऊतक जो पूरी तरह से अब विकसित हो चुके हैं और विभाजन की क्षमता खो चुके हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थायी ऊतक। मैंने कहा अब जो बिल्कुल विकसित हो चुके हैं, अब वो बहुत मोटे हो चुके हैं, अब वो विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं स्थायी, स्थायी ऊतक, ठीक है। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू।
तो परमानेंट टिश्यू में बात करते हैं, एक तो होते हैं ये सरल ऊतक और दूसरे होते हैं जटिल, कॉम्प्लेक्स। सरल बिल्कुल सिंपल टाइप के मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स थोड़ी जटिल मिलेंगे, ठीक। ये दोनों ऊतक मिलकर के बढ़ते हुए पादप का गठन करते हैं। अगर हम सरल ऊतक की बात करें तो ये है, देखिए हमारे पास सरल ऊतक की डिजाइन, और ये है जटिल ऊतक, ठीक। जटिल ऊतक की बात करते हैं तो जटिल ऊतक जो होते हैं उन्हें हम संवहन ऊतक भी कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए जाइलम और फ्लोएम। ये क्या है, मेरे पास जटिल ऊतक है, ठीक। अब जंतुओं के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो जंतुओं में देखिए बात करते हैं ऊतक की, तो हम पहले बात करते थे एपिथीलियम ऊतक की। एपिथीलियम ऊतक किसे कहते हैं, ठीक है। तो एपिथीलियम ऊतक शरीर और अंगों का बाह्य स्तर बनाते हैं। तो ये ऐसे ऊतक होते हैं जो शरीर के बाहर जो अंग है, बाहर जो अंग के बाहरी आवरण को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आंत है, इस आंत की ये देखिए बाहर लेयर है, इस बाहर लेयर पे मिलेंगे मुझे, इस बाहर लेयर को मिलेंगे, ठीक। जैसे आंत है, जैसे फेफड़ा है, फेफड़े की इस बाहर लेयर पर मिलेंगे, ठीक। तो ये ऊतक पूरे शरीर की बाहरी आवरण बनाते हैं, अतः इसे आवरण ऊतक भी कहते हैं। अब देखिए खोखले अंग, अब खोखले अंग कौन से हैं? जैसे मान लीजिए मेरा मुंह है, मुंह खोखला होता है, तो हम खोखले मुंह की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मुख हुआ, जैसे आमाशय, आमाशय ये भी खोखला होता है, ठीक। उसके अलावा आमाशय मतलब हाँ पेट होता है, ठीक है। ऐसे होता है उसकी शक्ल, पेट, ठीक है। ये खोखला होता है। आंत खोखली है, ये देखिए खोखली है, दिख रही है आपको खोखली। आंत कैसी होती है, खोखली, ऐसे करिए, आंत कैसी होती है, खोखली, तो खोखली भी है। श्वास नली, ये है देखिए श्वास की नली, ये श्वास की नली कैसी है, खोखली। फेफड़े, फेफड़े खोखले ही होते हैं हमारे, ये भी खोखले ही होते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो रक्त नलिकाओं, रक्त नलिकाओं मतलब इस नलिकाओं में जिसमें रक्त बह रहा है, यहाँ से जो रक्त बहता है, नसें होती है हमारी, नसें की बात करिए, उसमें रक्त बह रहा है, ठीक है। आदि की भीतरी सतह इसी ऊतक की बनी होती है। तो इनकी देखिए भीतरी सतह है, जैसे मान लीजिए ये है, ये देखिए बाहरी आवरण है, ये देखिए ये वाली सतह होती है, ये इसके अंदर में ये सतह, जैसे ये सतह एपिथेलियम ऊतक बनी है, ठीक है। तो एक तरह का ये आवरण बना रही है, ठीक है। बाहर भी मिली है मुझे, बाहरी आवरण बनाती है, और खोखले अंग का मतलब ये अंदर वाला भी अंग बनाती है, ठीक है। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर किसी न किसी चीज को कनेक्ट करेगा, ऐसा ऊतक है, ठीक है। तो ये शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और सारा अर्थात आकार और समर्थन प्रदान करते हैं, जैसे कि अस्थि और रक्त। हड्डियां भी देखिए किसी न किसी को जोड़ती हैं, और रक्त भी किसी न किसी को जोड़ेंगे, देखिए अभी बताते हैं। ये एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने में मदद करते हैं, जैसे टेंडन और लिगामेंट, अस्थि, उपस्थ और रक्त, ठीक है। अभी हम समझते हैं इसे यहाँ पर, जैसे टेंडन और लिगामेंट। देखिए ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, तो ऐसा टिश्यू है जो ये है, देखिए मांसपेशियां, ये देखिए मांस, मांस है जी हमारा मांस। तो ये मांस को इस हड्डी के साथ में जोड़े हुए हैं, ये देखिए ये हड्डियों के साथ में जुड़े हुए, ये है, ये देखिए हड्डियों के साथ, ये हमारा हड्डियों के साथ में जुड़े हुए। ये रस्सी की भांति मजबूत होते हैं, ये बहुत मजबूत होते हैं, ये होते हैं कैसे, बहुत होते, ये क्या है, मसल को हड्डी से जोड़ते हैं, ठीक है। टेंडन, इसे हम कहेंगे क्या, टेंडन, टेंडन, ठीक। और लिगामेंट, ये ऊतक खुरदरे होते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को जकड़े रहते हैं, जैसे हृदय एवं हड्डियां परस्पर। तो ये देखिए होते हैं लिगामेंट, लिगामेंट ऐसे होंगे ये हड्डियों को क्या करेंगे, एक दूसरे को जकड़े रहेंगे, जैसे ये है, इस हड्डी से इस हड्डी को जकड़े हुए, ठीक है, खुरदरे होते हैं। ये देखिए, ये देखो आपको दिख रहा है मांसपेशी से जुड़ा हुआ, इसे कहता हूं मैं लिगामेंट। तो हड्डी को हड्डी से पकड़े हुए, ये हड्डी इससे हट न जाए, इसलिए इस हड्डी को इस हड्डी से अच्छी तरह चिपका दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये हड्डी से मांस को जोड़ रहा है,
तो हड्डी से मांस को कौन जोड़ता है? टेंडन। और हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। ठीक, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है। अब देखते हैं अस्थि उपास्थि। अस्थि और उपास्थि क्या होती है? यह सबसे कठोर ऊतक है। हड्डी क्या है? सबसे। अस्थि का मतलब होता है बोन, हड्डी। तो जैसे मान लीजिए हमारा शरीर किसका बना हुआ है? हड्डियों का। ये देखो शरीर में क्या है? हड्डी। तो ये हड्डी सबसे कैसी होती है? कठोर है। इसमें कैल्शियम तथा खनिज पाया जाता है, जिससे दृढ़ता आ जाती है। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर देखिए मुझे कैल्शियम मिल रहा है और खनिज मिल रहा है, तो जिसकी वजह से इसमें दृढ़ता आ जाती है। दृढ़ता मतलब कठोरता, कठोर कड़ापन आ जाता है। ठीक है। यह शरीर को ढांचा यानी कंकाल प्रदान करता है। यह उपास्थि की बात करते हैं। उपास्थि क्या होता है? लचीला होता है। जैसे मान लीजिए ये कान की हड्डी दिख रही है आपको, ये है उपास्थि। ये बहुत कैसी होती है? लचीली, पिलाईबल, पिलाईबल। ठीक, पिलाईबल। जैसे ये नाक की हड्डी, नाक की हड्डी होती है, इसे आसानी से इधर उधर घुमा सकते हैं, तो पिलाईबल होती है। ठीक है। बाहकड़ या हमारे नाक की हड्डियां। रक्त, रक्त की बात करते तो यह ऊतक तरल अवस्था में मिलता है। ठीक है। तरल अवस्था में मिलता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। रक्त का तरल भाग जो होता है उसमें प्लाज्मा होता है। ठीक है। रक्त का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं रक्त की, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसमें देखिए रक्त मुझे लाल रक्त कणिकाएं मिलेंगी, श्वेत रक्त कणिकाएं मिलती हैं और प्लेटलेट्स मिलती हैं, और हमें क्या मिलता है? प्लाज्मा। ठीक है। तो रक्त के दो भाग होते हैं, एक भाग में हमें प्लाज्मा मिलेगा और दूसरे भाग में हमें ये मिलता है। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास रक्त, तो रक्त में दो भाग कर दो, यहाँ पर मिलेगा हमें देखने के लिए क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा मिलेगा 55%। उसके अलावा हमें क्या मिलेगी देखने के लिए? यहाँ पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें ऐसे मिलती है। पेशी ऊतक, पेशी ऊतक का मतलब जो हमारी पेशी तो मसल्स कुछ कहते नहीं, और मसल्स बना रखी हैं। हम बात करें मसल्स की, तो जैसे ये है देखिए मसल्स, ये देखिए मसल्स, ये देखिए इसकी ऊतक देखिए ऐसे होते हैं, जिसे हम कहते हैं पेशी ऊतक, मसल के ऊतक। देखिए हमारे शरीर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम पेशी कोशिका कहते हैं। तो हमारे शरीर में देखिए स्पेशल कोशिकाएं, हृदय की स्पेशल कोशिकाएं, उसके अलावा हमारे आंत की स्पेशल, ये सारी कोशिकाएं स्पेशल। ठीक है। मसल की स्पेशल, ये सब क्या है? एक स्पेशल कोशिकाएं होती है। ठीक है। ये आपस में मिलकर के पेशी ऊतक बनाती है। पेशियों कोशिका देखिए ऐसी होती है, देखिए ये देखो दिख रही है, ये दिख रही है। ये अंगों को गति प्रदान करने में सहायक होती है। ऐच्छिक पेशी या हम इसे कहते हैं रेखित पेशी, अनैच्छिक पेशी या हम कहते हैं अरेखित पेशी। तो रेखित पेशी ऐसी होती है कि इस पे हमारा थोड़ा बहुत नियंत्रण, यहाँ पर हमारा कंट्रोल हो सकता है। तो ऐच्छिक पेशी उससे होती है जहाँ पर हमें थोड़ा बहुत कंट्रोल मिलता है। अनैच्छिक आपका मतलब नहीं होता, नैच्छिक का मतलब इस पे हमारी कोई इच्छा, कोई नियंत्रण ही नहीं है भैया। तो यहाँ पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये काफी मजबूत और कंकाल से जुड़ी होती है, जबकि इनकी कोशिका लंबी तथा सिरा नुकीली होती है। हृदय की पेशी, जैसे मान लीजिए ये हृदय, अब हृदय की पेशी बात करें। ये पेशियां केवल हृदय की मांसल भित्तियों में पाई जाती हैं। ठीक, मांसल भित्तियों, इनमें ऐच्छिक तथा अनैच्छिक दोनों पेशी के गुण पाए जाते हैं। तो एक तो हमारे पास ऐच्छिक, एक है अनैच्छिक, लेकिन हृदय की पेशी ऐसी है जहां पर मुझे ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी। तो जैसे हमारी टांगें या भुजाएं रेखित पेशियों द्वारा ही गति करती हैं, ये मनुष्य के नियंत्रण में होती है। तो ये वाली पेशी है, इसे हम कहते हैं ऐच्छिक पेशी। ठीक है। हमारी टांगों में मिलेंगी। ठीक है। टांगों में या भुजाओं में मसल्स होती हैं, हमारे कंट्रोल में रहती हैं पेशियों को। ठीक।
अनैच्छिक पेशी ऐसी हैं जिनका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता है, और ये चिकनी पेशी भी कहलाती है, जैसे कि हमारे पास ये हमारी आंत होगी। ठीक, ये शरीर के भीतरी अंगों जैसे पेट या आंत की चिकनी पेशियां पाचन पथ से भोजन को ले जाती हैं। तो हमारे इसके अंदर मिलने वाले क्या है, अनैच्छिक पेशियां हैं। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये तंत्रिका की अगर हम बात करते हैं एक तंत्रिका की, तो ये तंत्रिका की जो होती है नर्व सेल से मिलकर के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक क्या होता है, इन नर्व सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। इसके देखिए 3 हिस्से हैं। ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं जी, ये वाले, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे ये इसे हम कहते हैं डेंड्रॉन। ये अनेक धागेनुमा रचना होती है। उसके अलावा यहाँ पर ये क्या मिला, केंद्र, इसे हम कहते हैं केंद्र। उसके अलावा इससे लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। ये लंबी क्या है, संरचना, ठीक। और यहाँ पर ये जो होता है तंत्रिका काय होता है। यह दिमाग तथा रीढ़ की हड्डी में तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। दिमाग से लेकर के रीढ़ की हड्डी तक हम सबकी बात करते हैं, हमारी पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। ठीक, एक तरह का हमारा बिजली जैसा तार दिखा तुम्हें घरों में बिखरा हुआ, उसी प्रकार से हमारे पूरे शरीर में बिखरी होती है, और ये दिमाग से लेकर रीढ़ की हड्डी तक सब जगह मिलती हैं। जंतुओं में समन्वय, समन्वय का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को सारे लोग मिलकर के करना। सारे लोग मिलकर के अपना कार्य करते हैं, तब वो कार्य पूरा होता है। मान लीजिए लीवर है शरीर के अंदर, ये अपना कार्य करेगा, ये वाला फूड पाइप है, ये अपना कार्य करेगा, ये अपना कार्य कर, जब इसका कार्य खत्म हो जाएगा तब ये कार्य करेगा, जब इसका कार्य खत्म हो जाएगा तब बड़ी आंत का ये हिस्सा कार्य करेगा, जब इस हिस्से का काम खत्म हो जाएगा तब ये वाला हिस्सा कार्य करेगा, जब इस हिस्से का काम खत्म हो जाएगा तब ये वाला हिस्सा काम करेगा, जब इसका खत्म हो जाएगा तब सारा मल यहाँ पर आ जाएगा, जब इसका पूरा सब कुछ काम खत्म हो जाएगा अब यहाँ पर हमें कार्य करना। तो समन्वय का मतलब होता है कि जो कोई जंतु है, उस जंतु की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मिलने वाले जो अंग हैं वो आपस में मिल करके अपने क्या करते काम, पहले उसने काम किया, फिर उसने काम किया, फिर उसने, जैसे मान लीजिए हम किसी कंपनी में गए, तो एक मजदूर ने अपना काम किया, दूसरे मजदूर ने अपना काम किया, तीसरे मजदूर ने अपना काम किया, तो सारे मजदूर मिलकर के एक कार्य को कर रहे हैं, तब वो कार्य पूरा हो रहा है। ठीक, मशीन होती है, इस मशीन ने ये काम किया, उस मशीन ने वो काम किया, उस मशीन ने वो काम किया, तो जब सारी मशीन पूरा काम कर देती है तब वो कार्य पूरा होता है। तो इसी प्रकार का होता है समन्वय। देखिए, शरीर में जीवन की सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबंध रखती हैं। तो मान लीजिए इसके जीवन में जितनी भी सारी प्रक्रिया वो सब एक दूसरे से संबंध रखती हैं। फूड पाइप अपना काम, मुंह अपना काम कर रहा है, मुंह क्या करेगा, आपने खाने वाले वो डाला मुंह में, मुंह का काम है चबाना, पहले उसे वो चबाएगा, फिर वो गले में लेके आएगा, गले का फूड पाइप क्या है, उसे नीचे लेकर के जाएगा, नीचे जाकर के वो कहाँ पहुंचेगा, आमाशय में, हमारे पेट में। अब पेट 2 घंटे या 3 घंटे अपना काम करेगा, जब पेट का काम खत्म हो जाएगा तब उस खाने को वो आगे ढकेल देगा, फिर आगे वाला शरीर का काम करेगा। तो इसी कहते हैं समन्वय। तो जिनका आपस में तालमेल तथा उचित समायोजन होता है इसे हम कहते हैं समन्वय। समन्वय में कोई भी काम होता है वो सारा काम मिलकर के किया जाता है। यदि पाचन क्रिया ठीक प्रकार से न हो तो शरीर में अनावश्यक पोषक पदार्थ नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर किसी प्रकार से पाचन क्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो रही है, ठीक, तो शरीर में आवश्यक पोषक पदार्थ जो होते हैं वो हमें नहीं प्राप्त होंगे। मान लीजिए कि अगर हमने कोई खाना खाया है, पहले हमारी बात को समझिए, पहले मान लीजिए हमने कोई खाना खाया, अगर वो खाना अच्छी तरह से इस अंग ने काम किया पूरा, फिर इस अंग ने काम किया, फिर इस अंग ने, फिर इस अंग ने, फिर इस अंग ने, तो सारे अंग मिलकर के जब अच्छा काम कर रहे हैं तो उससे पोषण मुझे मिल रहा है। अगर कोई भी अंग काम सही तरीका से नहीं कर रहा है तो खाना हमारा अच्छी तरह से नहीं पचता है, उसे हम कहते हैं अपच, और हमें उससे कोई भी पोषक पदार्थ नहीं मिलेगा।
यही देखो कहा गया है, यदि पाचन क्रिया ठीक प्रकार से न हो तो शरीर को आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे। पाचन क्रिया सही है तो सभी पोषक प्राप्त होगा। यदि वृक्क अपना कार्य करना बंद कर दें तो हमारे रक्त में बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जी पदार्थ जमा हो जाएंगे। अगर किसी प्रकार से मान लीजिए ये है हमारे शरीर के अंदर में पाए जाने वाले वृक्क, ये हमारे ब्लड को छानते हैं, साफ करते हैं और हमारे खून से, रक्त से, ठीक है, और हमारे जो ब्लड है, रक्त है, उस रक्त से बहुत सारे उस रक्त में अनावश्यक पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन युक्त बहुत पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए शरीर के लिए जो छान करके ये अलग कर देते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं अपशिष्ट पदार्थों जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन। अगर इन्होंने काम करना बंद कर दिया तो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है उस रक्त में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, विषैली पदार्थ जमा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी मौत हो सकती है। ठीक है, अर्थात हमारे शरीर में विषैली पदार्थ एक तरह होने से हमारी मृत्यु तक हो जाएगी। देखो ये बात, तो शरीर में बनने वाले बहुत सारे बेकार के पदार्थ है, उन्हें बाहर निकालना क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। देखिए, जंतुओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य दो तंत्रों द्वारा होता है। एक तो होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा, ये अपना कार्य करें, दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। यहाँ पर ये दोनों समन्वय क्या करता है, जंतुओं में ज्यादातर हम देखने के लिए मतलब तंत्र का तंत्र अपना काम करती है और अंतःस्रावी ग्रंथियां अपना कार्य करती हैं। अगर हम तंत्रिका तंत्र की बात करें तो देखिए, शरीर में गठित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए तंत्र का तंत्र पाया जाता है। तंत्र का तंत्र की बात करते थे, देखिए मस्तिष्क में, रीढ़ रज्जु में, ये सब क्या है, तंत्रिकाएं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। ठीक है, अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम मस्तिष्क की बात करें, मस्तिष्क की बात करें, ये है हमारे पास मस्तिष्क, तो यह एक कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है जो कपाल में सुरक्षित रहता है, चारों तरफ से हड्डियों में क्या रहेगा, सुरक्षित रहता है। ठीक है, समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय मस्तिष्क द्वारा लिया जाता है, जैसे सुगंध है, श्रवण है, कुछ सुनना है, या रंगों का निर्णय भी मस्तिष्क द्वारा ही लिया जाता है। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमें मस्तिष्क द्वारा ही डिसाइड कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम कर रहा है तो हम इसे डिसाइड कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा तो हम किसी चीज को सूंघ नहीं सकते, जान नहीं सकते। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं इसमें क्या है, मस्तिष्क क्या है, एक हमारा सबसे मेन पार्ट होता है। इसके भी कई भाग हैं। ठीक, मानव मस्तिष्क की अन्य जंतुओं की तुलना में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। तो अगर मस्तिष्क की बात करें तो मानव का जो मस्तिष्क है वो अन्य जंतुओं की तुलना में सबसे ज्यादा क्या है, श्रेष्ठ है, अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक तर्क शक्ति विकसित होती है। ठीक, अब इसके इस भाग को कहते हैं हम अग्रभाग, और ये वाला भाग पश्चिम भाग कहलाता है, और ये वाला जो पोर्शन इसे हम कहते हैं मध्य भाग। तो मस्तिष्क के तीन भाग, तीन भाग होते हैं, एक और ये है मिडिल वाला, और ये है पश्चिम वाला। इस वाले भाग को कहते हैं पश्चिम भाग। रीढ़ रज्जु, ये है, देखो सबसे देख रही है रीढ़ रज्जु। तो मानव मस्तिष्क का पीछे का भाग बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम रीढ़ रज्जु कहते हैं। ये ठीक कहते हैं, खोखला भाग जो है रीढ़ रज्जु में परिवर्तित हो जाता है। रीढ़ रज्जु शरीर के मध्य में रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। अब रीढ़ रज्जु क्या, रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या रहेगा, सुरक्षित, रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, रीढ़ रज्जु से दोनों ओर अनेक तंत्रिका निकलती हैं जिनसे अनेक समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अब ये जो रीढ़ रज्जु है यहाँ से देखिए बहुत सारी निकलती रहती है। ठीक है, तंत्रिका ये होती तंत्रिका, देखिए ये बनी हुई है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है। यही कारण है कि शरीर के किसी भाग में कोई उद्दीपन ग्रहण होने पर हमें तुरंत पता चल जाता है। मान लीजिए कि पूरा शरीर है मनुष्य का,
तो अगर हम इस पूरे शरीर में मनुष्य की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं, तो मान लीजिए पूरा शरीर है मनुष्य का, ये है देखिए पूरा शरीर मनुष्य का। अगर हम यहाँ पर सुई चुभो दें यहाँ पर इस जगह पर, तो मेरे मस्तिष्क को तुरंत मैसेज जाएगा, मुझे पता चल जाएगा, मेरा हाथ यहाँ पर और झटके से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर में ये देखो जाल बिछा हुआ तंत्रिकाओं का, ठीक। अगर मैं यहाँ पर सुई चुभो दूँ पीठ में तो मुझे पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें तुरंत पता चल जाता है तंत्रिकाओं की मदद से। मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है कपाल तंत्रिका, जो कि हमारे यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी कपाल में। दूसरी होती है रीढ़ तंत्रिका, जो कि हमें इस रीढ़ की हड्डी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। तो दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कपाल तंत्रिका की बात करती हैं तो ये ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपन को ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती हैं, जैसे कि सुनने, सूंघने, छूने, स्वाद जानने की सूचना। तो ये है देखिए मेरे पास जो सूचना मिलती है, इसे कहते हैं हम कपाल तंत्रिका, ठीक है। ये दिख रही है आपको, ये क्या है हमारे पास कपाल तंत्रिका। ये कपाल के अंदर मिलने वाले, इसे देखिए यहाँ तक देखिए फैली हुई है, इसे नाक, सूंघना, फूंकना, स्वाद वाद सब कुछ जो भी कुछ है, तो ये सारी चीज को हमें यहाँ से दिमाग के अंदर में पहुंचा देती। दूसरी है देखिए रीढ़ तंत्रिका है। रीढ़ तंत्रिका मतलब रीढ़ की हड्डी। तो ये शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं। ये है देखिए, ये रीढ़ रज्जु से निकलती हैं। ये देखिए रीढ़ रज्जु से, यहाँ से रीढ़ रज्जु से निकलती हैं, इधर से निकलती हैं। इन तंत्रिकाओं का जाल आंतरिक अंग तथा त्वचा में फैला रहता है। इसका पूरा जाल त्वचा में, आंतरिक अंग में फैला रहेगा। अगर हम सूक्ष्म जीवों की बात करें तो देखिए सूक्ष्म जीवों में तंत्र नहीं पाए जाते। जैसे मान लीजिए अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। तो इनमें एक कोश की जीव है, इनका शरीर एक कोशिका से बना है, ठीक। तो यहाँ पर मुझे तंत्र का जो तंत्र है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए हाइड्रा है, ये है देखिए हाइड्रा, उसके अलावा कैचुआ, ये है देखिए कैचुआ, उसके अलावा एस्केरिस, ये देखिए और पेट में पड़ जाते हैं एस्केरिस। इनमें तंत्र का तंत्र हमें देखने के लिए मिल जाएगा। क्यों? कि मान लीजिए ये है कैचुआ, अगर आप कैचुआ को यहाँ पर कोई पिन चुभो दोगे इस जगह पर, तो ये तुरंत सिकुड़ जाएगा, ठीक। तुरंत ये सिकुड़ जाएगा, नहीं सिकुड़ जाएगा, इसे तुरंत यहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इसके शरीर में तंत्र का तंत्र फैली हुई है। इसलिए तो कैचुआ, हाइड्रा, एस्केरिस, इनमें हमें तंत्र का तंत्र देखने के लिए मिलता है। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम। अब देखिए एक कोश की जीव का उदाहरण क्या है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है, ठीक है। पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है? पादप कोशिका में देखिए मुझे कोशिका वृत्ति भी देखने के लिए मिलती है, हमें हरित लवक भी देखने के लिए मिलता है, ठीक, और बड़ी रिक्तका, ये सारी चीज मिलती है हमें देखने के लिए। उसके बाद कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीन क्या है? एक पादप हार्मोन है। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए हमें एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। जंतु में हार्मोन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। हार्मोन कब निकलेगा? जब हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, जब हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है तो वहां से हार्मोन स्रावित होने लगता है, ठीक है। तो कोशिका सजीवों की क्या है? संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। प्रविभाजी ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में क्या होते हैं? सहायक। शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में एपिथेलियम ऊतक सहायता करते हैं। समान रचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब मिलान है, तो जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि होती है प्रविभाजी ऊतक से, ठीक। प्रविभाजी ऊतक कहाँ मिलेंगे? शीर्ष पर। मक्खी क्या है? एक बहुकोशिकीय जीव है। तंत्र का ऊतक क्या है?
संदेशों का संवहन। यहाँ पर क्या होता है, संदेशों का क्या होगा, संवहन। तंत्र में क्या कहते हैं, संदेशों का संवहन, संदेशों को भेजते हैं, ठीक। संवहन ऊतक क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या है, संवहन ऊतक है। और सही कथन पर देखिए, हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं, बिल्कुल सही बात है। फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है, नहीं। अमीबा बहुकोशिकीय नहीं। सजीव कोशिका के बने होते हैं, सजीव कोशिका के बने होते, हाँ सही है। सभी कोशिकाओं में कोशिका वृत्ति पाई जाती है, नहीं। पादप कोशिका में कोशिका वृत्ति पाई जाती है केवल। अब देखिए, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है कोशिका पूरी, ठीक। तो कोशिका का ये जो द्रव्य भरा होता है, यहाँ पर मुझे कोशिकांग पाए जाते हैं। उत्तर देखिए, प्रविभाजी ऊतक की दो विशेषता बताइए, ये कहाँ पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं समान व्यास वाली होती हैं, जिनका आकार आयताकार एवं बहुभुजी होता है। इन कोशिकाओं का केंद्रक बड़ा, जीव द्रव्य सघन मतलब छोटा होता है, तथा इनमें रिक्तिका अनुपस्थित रहती है। उदाहरण के लिए व्यास, ये पौधे के रूट टिप और शूट टिप पर पाए जाते हैं। किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम व उनके कार्य लिखिए। तो मान लीजिए एक पीयूष ग्रंथि, इसे हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन, तो शरीर की वृद्धि करता है, इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। थायराइड ग्रंथि, यहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखिए। पादप कोशिका की बात करते हैं, जंतु कोशिका, तो पादप कोशिका कोशिका वृत्ति पाई जाती है और यहाँ पर नहीं पाई जाती। हरित लवक यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ पर नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम यहाँ पर अनुपस्थित रहता है और यहाँ पर उपस्थित रहता है। रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होगी, यहाँ पर रिक्तिका छोटी तथा संख्या में अधिक होती है। यहाँ पर केंद्रक परिधि की ओर मिलेगा और यहाँ पर केंद्रक मध्य में मिलता है। जैसे मान लीजिए ये केंद्रक मिलेगा, और यहाँ पर अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो इसमें केंद्रक यहाँ परिधि की तरफ करता है। केवल चित्रों के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक। तो ऐच्छिक पेशी की बात करते हैं और अनैच्छिक पेशी की बात करते हैं। तो ऐच्छिक पेशी देखिए, हमारा नियंत्रण इनसे होता है। जैसे मान लीजिए हमारी क्या है, पेशी, ठीक। पेशी में यहाँ पर क्या है, हमारा नियंत्रण होता है। ये काफी मजबूत और कंकाल से जुड़ी होती हैं। हमारी टांगें व भुजा रेखित पेशियों द्वारा ही गति करती हैं, ये मनुष्य के नियंत्रण में होती हैं। अब अनैच्छिक पेशियां, हमारा इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इनकी कोशिका लंबी तथा सिरा कैसा होता है, नुकीला होता है। इन्हें हम चिकनी पेशी भी कहते हैं। ये शरीर के भीतरी अंगों जैसे पेट है, आंत की चिकनी पेशियां पाचन के पद से भोजन को ले जाती हैं। चिकनी पेशियां होती हैं तो क्या करेंगे, वो भोजन को आसानी से ले जाती हैं। अब प्रश्न देखिए, ये कहा गया है कि पादप कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। तो ये है हमारे पास, देखिए प्लांट सेल का एक नामांकन चित्र। यहाँ पर हमारे पाठ का क्या होता है, हमारे पाठ का समापन होता है, और हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, बाय बाय।